हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई में भी मन लगा रहे होंगे। ओके ठीक है बेटा, आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। किसको स्टार्ट करेंगे बेटा? चैप्टर 12 है एनसीईआरटी का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आइए देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं, इनको हम लोग समझते हैं। ठीक है, सो आवर चैप्टर इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं प्रीवियस क्लास की, आप जब क्लास 6 में थे तो आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन या कुछ चैप्टर्स पढ़े होंगे, जिसमें दो चीजें आती हैं। पहला आता है एक वेरिएबल और दूसरा आता है क्या आता है बेटा? कांस्टेंट। तो एक होता है वेरिएबल और दूसरी चीज होती है बेटा कांस्टेंट। थोड़ा सा इनको समझते हैं। अब ये कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं? तो जस्ट लाइक ए बी सी डी ई डैश डैश एक्स वाई जेड। तो ये कोई भी अल्फाबेट जो कि किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कौन सा नंबर है ये पता नहीं है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। सो दैट्स व्हाई इन अल्फाबेट्स को क्या कहते हैं? वेरिएबल, बिकॉज इन अल्फाबेट्स की कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू फिक्स नहीं होगी, दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोल देते हैं बेटा? वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं? कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा। कौन सी? न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 ये फिक्स है बेटा, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। आप 1 को 1 बोलोगे, 2 को 2 ही बोलोगे, कभी 2 को 3 नहीं बना सकते हो। सो दैट्स व्हाई दीज आर द कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म का मतलब हो गया बेटा फिक्स, और वेरिएबल टर्म का मतलब हो गया बेटा चेंजेबल वैल्यूज। ठीक है, तो इस अब इन्हीं वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म से मिलकर बनता है बेटा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इन दोनों टर्म से मिलकर क्या बनता है बेटा? हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आइए चीजों को आगे समझते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन लिखे हैं, जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर कॉमा 2y स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 5xy 4xy। इनको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ऑब्वियस सी बात है। ये भी अलजेब्रिक है, ये सब के सब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आ जाते हैं। ठीक है, ये सब क्या हो जाते हैं बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस 5y ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये सब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैसे आता है? जब एक x का मल्टीप्लाई दूसरे x में होता है तो ये क्या बन जाता है बेटा? एक्स स्क्वायर। आपने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था एक्सपोनेंट एंड पावर में, उसमें आपको बताया था कि किस तरीके से पावर यहां लगती है। सो दैट्स व्हाई एक्स स्क्वायर बोलते हैं हम इसको। पावर 2 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्क्वायर। द पावर 2 इज रीड एज स्क्वायर एंड द पावर 3 इज रीड एज क्यूब। ठीक है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी था, तो आपने पढ़ा भी था। ठीक है, तो ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होती है, तो इस तरीके से पावर हम लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, आगे देखते हैं बेटा। अब हम इनसे रिलेटेड टर्म्स को समझते हैं। क्या रहा है? टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। किसी एक्सप्रेशन को लेके टर्म्स की बात करते हैं। टर्म्स का मतलब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं। देखिए बेटा, ये जो टर्म्स होते हैं बेटा, ये डिफरेंशिएट होते हैं केवल दो साइन पर। एक होता है पॉजिटिव साइन और एक होता है निगेटिव साइन। निगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन के बेसिस पर टर्म्स अलग अलग किए जाते हैं। निगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन के बेसिस पर टर्म्स अलग अलग किए जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहां लिखा है 4x + 5, तो बेटा एक आ गया पॉजिटिव साइन, तो इसमें कितने टर्म्स हैं? दो टर्म्स हैं। कौन कौन से दो टर्म्स हैं? देखिएगा, 4x पहला टर्म होगा और 5 दूसरा टर्म होगा। ठीक है, यानी कि प्लस और माइनस के साइन से ही टर्म्स अलग अलग होते हैं। प्लस का साइन हो या निगेटिव का साइन हो, टर्म्स अलग अलग होते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहां लिख दिया -3xy एंड -5x। अब इसमें कितने टर्म्स हैं? इसमें भी दो ही टर्म है। देखिए, पहला टर्म -3xy, माइनस भले पहले आ गया हो लेकिन है तो इसी के साथ मल्टीप्लाई में, दैट इज फर्स्ट टर्म, एंड -5x दैट इज द सेकंड टर्म।
तो इस तरीके से हमारे टर्म्स होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में। तो कोई सिंगल टर्म का, कोई डबल टर्म का, कोई ट्रिपल टर्म के एक्सप्रेशन हमारे पास होते हैं। तो टर्म्स कितने भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा। और ये प्लस माइनस से ही अलग अलग हम लोग करेंगे। अगर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन का साइन है तो हम उनको एक सिंगल टर्म में काउंट करते हैं, ठीक है, एक सिंगल टर्म में काउंट करते हैं। आगे कह रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा, देखिए कह रहा है फैक्टर ऑफ द टर्म, फैक्टर्स ऑफ द टर्म, टर्म के फैक्टर्स क्या होते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहां पर यही लिख दिया 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे, पहला फैक्टर 4, दूसरा फैक्टर ये x, और ये x स्क्वायर है तो यानी कि एक x और दूसरा x, ये सब फैक्टर्स हो गए इसके, ये क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। ये तो सिंगल टर्म है, अगर यही चीज डबल टर्म में देता तो उसके भी फैक्टर्स आते। तो इस तरीके से आप फैक्टर निकालोगे। आगे देखिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, तो थोड़ा सा मैं आपको इस एग्जांपल को समझाता हूं, देखिएगा बेटा, ओके, आप इसको समझिएगा। देखिएगा यहां पर दिया है एक्सप्रेशन और यहां लिखा है 4x स्क्वायर और -3xy, ये गिवन है। तो इसने सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर, टर्म्स, यानी कि इसको टर्म्स में चेंज कर लिया। इसको क्या किया बेटा, इसने टर्म्स में चेंज कर लिया। इस साइड लिख दिया 4x स्क्वायर और यहाँ लिख दिया 3xy, ठीक है। तो 4x स्क्वायर पॉजिटिव था तो इसने लिख दिया 4x स्क्वायर, यहाँ आ गया -3xy, तो यहाँ पर लिख दिया -3xy और यहाँ पर लिख दिया 4x स्क्वायर टर्म्स में। अब टर्म्स के नीचे लिख दिया फैक्टर, तो 4x स्क्वायर के क्या क्या फैक्टर, पहला फैक्टर 4, दूसरा फैक्टर x और तीसरा फैक्टर भी x। अब -3xy के कितने फैक्टर, -3, फिर x और फिर y। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखी, उसके टर्म्स को अलग किया और फिर उनके अलग अलग टर्म्स के फैक्टर निकाल लिए। ऐसे ही दिया बेटा, यहां पर देखिएगा 5xy + 10, तो आपने पहले दोनों टर्म को अलग किया 5xy, फिर आपने लिख दिया 10, ठीक है। तो आपने दो टर्म्स अलग अलग कर लिए। अब ये जो 5xy है इसके फैक्टर्स आपने निकाले, पहला 5, दूसरा x और तीसरा y। लेकिन 10 के कितने फैक्टर्स निकले, 10 अपने आप में एक कांस्टेंट नंबर है तो इसके कोई बहुत ज्यादा फैक्टर नहीं, बस ये 10 अपने आप में फैक्टर हो गया, तो इसके एक सिंगल टर्म हो गया और ये सिंगल फैक्टर हो गया, ठीक है बेटा, ओके ओके। आगे देखते हैं बेटा, आगे हम लोग बात करते हैं बेटा कोएफिशिएंट की। किसकी बात करते हैं बेटा, कोएफिशिएंट की। कोएफिशिएंट को समझते हैं। ओके बेटा, बात करते हैं कोएफिशिएंट की। कोएफिशिएंट क्या होता है बेटा, इसको देख लेते हैं। ओके सॉरी बेटा, बात करते हैं बेटा कोएफिशिएंट की। कोएफिशिएंट क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। व्हाट इज कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है। देखिए बेटा, हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो दो तरीके के टर्म से मिलकर बने होते हैं। पहला होता है कांस्टेंट और दूसरा हो जाता है वेरिएबल। तो वेरिएबल के साथ अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म आ रहा है तो उसी कांस्टेंट टर्म को उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट बोलते थे, यानी कि जो कांस्टेंट होते हैं वो वेरिएबल के कोएफिशिएंट हो जाते हैं, ठीक है। या किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को छोड़कर, जिसका कोएफिशिएंट निकालना, उसको छोड़कर बाकी सारी चीजें जिसमें इंक्लूड होती हैं वो कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल दोनों को इंक्लूड करके भी कोएफिशिएंट बनाता है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से कोएफिशिएंट निकालते हैं। कोएफिशिएंट यानी कि किसी वेरिएबल टर्म के छोड़कर सारी चीजें होती है, यानी कि वेरिएबल टर्म में किसी एक को हम पॉइंट करते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम बताते हैं कि उसमें और कौन कौन से टर्म है, तो वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं। अब जैसे दिखाएंगे, यहां पर लिखा 8y, तो 8y में y का कोएफिशिएंट कितना है, 8 है। y का कोएफिशिएंट कितना है, 8 है। 7mn, सॉरी यहां लिखा है 7mn, n का कोएफिशिएंट 7m, m का कोएफिशिएंट m 7n, mn का कोएफिशिएंट 7। तो इस तरीके से कोएफिशिएंट निकलते हैं बेटा, ठीक है। अब देखिएगा आगे कुछ टेबल दिया, यहां पे आपको चीजों को समझते हुए देखिए, यहां पे लिखा है एक्सप्रेशन, यहां लिखा है टर्म्स और यहां लिखा है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। यहां बात न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की तरह, यानी कि सिर्फ नंबर्स को लेंगे। एक्सप्रेशन क्या है, xy + 4, ठीक है, xy + 4। यहां टर्म्स, यहां बात कर रहा है कि विच इज नॉट ए कांस्टेंट, जो कांस्टेंट टर्म नहीं है उसी को यहां लिखेंगे। कांस्टेंट टर्म का तो ये खुद से कोएफिशिएंट हो गया, तो कांस्टेंट टर्म कौन सा नहीं है, xy, यहां कांस्टेंट टर्म नहीं है।
इसके साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है? दिखाई तो नहीं दे रही है, तो अगर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब क्या, जीरो? नहीं, 1, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस है, दैट्स वाई यहां पर 1। ठीक है, 13 लेंगे नहीं, माइनस वाई स्क्वायर लिख लिया हमने यहां, तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो गया, माइनस साइन है तो माइनस और 1, तो -1 लिख दिया। 13 माइनस वाई प्लस 13 माइनस वाई प्लस 5y स्क्वायर, तो 13 को लेंगे नहीं तो माइनस वाई पहला ले लिया और दूसरा क्या ले लिया, प्लस 5y स्क्वायर। तो माइनस वाई के लिए हम लोगों ने -1 लिख दिया और 5y स्क्वायर के लिए क्या लिख दिया, 5, क्योंकि y स्क्वायर का कोएफिशिएंट केवल 5 होगा। नेक्स्ट, 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3p क्यू स्क्वायर प्लस 5 ले नहीं सकते, तो पहला टर्म ये ले लिए, दूसरा टर्म ये ले लिए। अब पहले टर्म के लिए कोएफिशिएंट कितना हो गया, +4, और दूसरे टर्म के लिए कोएफिशिएंट कितना हो गया बेटा, -3। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखा और टर्म्स लिखे, जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है उसको नहीं लिखेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हम लोगों ने निकाला। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। आगे एक एग्जांपल लिखा है, ध्यान दीजिएगा एग्जांपल में क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको समझते हैं बेटा। देखिएगा एग्जांपल में कह रहा है, व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहां पर कुछ फॉलोइंग एक्सप्रेशन दे रहा है, जस्ट लाइक पहले दे रहा है 4x माइनस 3y, इसमें आपको कोएफिशिएंट बताना है x का। व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोएफिशिएंट बनाना है तो हम केवल 4x का टर्म देखेंगे, टर्म्स विद द x इज 4x और इस x का कोएफिशिएंट कितना हो गया, 4। फिर दूसरा दिया है 8 माइनस x, 8 माइनस एक्स, तो ये 8 में x है ही नहीं तो इसको भूल जाएंगे, माइनस x ले लेंगे और इसका कोएफिशिएंट कितना आ गया बेटा, -1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही लिखा है y स्क्वायर माइनस वाई, सो y स्क्वायर x और माइनस वाई, तो यहाँ x का टर्म क्या है, y स्क्वायर x और इसका x का कोएफिशिएंट कितना आ गया, x को छोड़ के y स्क्वायर, सो दैट इज द कोएफिशिएंट। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप बहुत ही आराम से कोएफिशिएंट वगैरह निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। लाइक एंड द अनलाइक टर्म्स, अगर बेटा मैं बात करूंगा लाइक और अनलाइक टर्म्स की, तो देखिएगा लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, ओके, कुछ टेक्निकल इश्यू है, वीडियो पॉज लग रही है आपको, ओके, मेरी वीडियो आपको पॉज लग रही होगी, ओके ठीक है, मैं देखता हूं, ओके हाँ, नाउ दैट इज, अभी सही है। आगे देखते हैं बेटा, हम लोग बात कर रहे थे लाइक एंड द अनलाइक टर्म्स की। लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखिए क्या कह रहा है, लाइक टर्म्स क्या होते हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, इनको देखिए। लाइक टर्म्स का मतलब ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स जिनके हमारे पास वेरिएबल्स क्या हो, सेम काइंड ऑफ हो। वेरिएबल्स क्या हो बेटा, जब सेम काइंड ऑफ वेरिएबल, जब सेम काइंड ऑफ वेरिएबल्स हो जाते हैं तो वो टर्म्स क्या हो जाते हैं बेटा, लाइक टर्म्स। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहां दे दिया 2xy 5xy -4xy, तो यहां पर xy सेम तरीके के वेरिएबल हैं, so that's why these are the like terms। अब ये एक अलजेब्रिक, एक सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है इनके बीच में प्लस माइनस का साइन लग गया तो भी ये चलेगा, तो ये कैलकुलेटेड है। यानी कि जो लाइक टर्म्स होते हैं बेटा, इनको प्लस यानी कि इनको ऐड और साथ ही साथ हम इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, यानी कि लाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं। सो व्हाट इज अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स में बेटा जो हमारी वेरिएबल्स होते हैं ये सेम नहीं होते। अगर वेरिएबल सेम नहीं होंगे तो ये कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकते हैं लेकिन वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए 2xy 7x स्क्वायर -5y,
तो ये टर्म्स क्या लाइक हैं? नहीं, यहाँ एक्स वाई दोनों आ रहा है, यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ सिर्फ वाई आ रहा है, तो दीज आर नॉट लाइक टर्म्स। तो इसका मतलब ये टर्म्स कभी भी आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ, ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई, एक दूसरे से वो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते। तो यानी कि ऐसे टर्म्स जो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, या फिर जिनके वेरिएबल टर्म्स डिफरेंट होते हैं, इस वजह से उनको अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। और जिनके टर्म्स सेम होते हैं, यानी कि जिनके वेरिएबल सेम होते हैं और वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं बेटा? लाइक टर्म्स। क्या बोल देते हैं बेटा? लाइक टर्म्स बोल देते हैं। ओके, आगे देखते हैं बेटा। आगे बात करते हैं बेटा मोनोमियल, बायोनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड द पॉलिनोमियल्स। तो मोनोमियल्स क्या होते हैं बेटा, इसको समझते हैं। ठीक है, मोनोमियल्स क्या होते हैं, मोनोमियल्स क्या होते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले मोनोमियल्स का मतलब एक सिंगल टर्म, यानी कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब सिंगल टर्म के साथ होता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग सिंगल टर्म। ठीक है, जब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंगल टर्म के साथ होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मोनोमियल। फॉर एग्जांपल 7xy -5m, तो इन्हें हम क्या बोल देंगे बेटा? इन्हें हम बोलेंगे कंबाइंड फॉर्म में मोनोमियल। इन्हें हम मोनोमियल भी बोल सकते हैं। ओके बेटा, ओके। बाइनोमियल क्या होता है बेटा? जब ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होते हैं, मिनिमम दो टर्म्स और मैक्सिमम भी दो ही टर्म्स हम मानेंगे इसमें। ठीक है, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें दो टर्म्स होते हैं, यानी कि टू टर्म्स हैविंग, तो उन्हें हम बोल देते हैं बाइनोमियल्स। सो बाइनोमियल्स क्या होता है बेटा? इसमें टू टर्म्स होते हैं। कितने टर्म्स हो जाते हैं बेटा? टू टर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां लिखा है 7xy -5m, कॉमा, ये एक टर्म है। 4x + 7y, ये दूसरा टर्म है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस से अलग अलग होते हैं। तो ये पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें दो टर्म, ये दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें दो टर्म, तो इन्हें बोलते हैं बेटा बाइनोमियल। इन्हें हम क्या बोल देते हैं बेटा? बाइनोमियल। यानी कि टू टर्म्स के साथ अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसे बाइनोमियल, और सिंगल टर्म के साथ कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसे मोनोमियल। इसके बाद आता है बेटा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है बेटा? इसमें आते हैं थ्री टर्म्स। कितने टर्म्स? थ्री टर्म्स आते हैं। तो थ्री टर्म्स वाले को हम लोग बोल देते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोल देते हैं बेटा? ट्राइनोमियल्स। थ्री टर्म्स वाले को हम लोग बोल देते हैं ट्राइनोमियल्स। अब जैसे मान लीजिए यहां लिखा 3x² - 5x + 2, ये थ्री टर्म्स, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन टर्म्स के हैं, थ्री टर्म्स के हैं। ठीक है, m + 4n + 10, इसमें तीन टर्म है। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन टर्म्स हैं। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें तीन टर्म्स आते हो या थ्री टर्म्स आते हो, उन्हें हम क्या बोल देते हैं बेटा? ट्राइनोमियल्स। उन्हें हम क्या बोल देते हैं बेटा? ट्राइनोमियल्स। इसके बाद लास्ट में आता है बेटा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेटा जिनमें मोर देन थ्री, मोर देन थ्री, ठीक है, यानी कि थ्री से ज्यादा कुछ भी, अब वो 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो जाए, तो उसको सबको हम क्या बोलेंगे बेटा? पॉलिनोमियल। तो मोर देन थ्री टर्म्स जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होते हैं बेटा, तो उसे हम लोग बोल देते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिनोमियल। आइए एक एग्जांपल भी साथ ही साथ हम लोग समझेंगे। यहां पर एक एग्जांपल लिया, यहां पर क्या रहा है? स्टेट विद द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द टर्म आर लाइक टर्म्स एंड विच आर अनलाइक टर्म्स। तो पहले देखते हैं कौन सा लाइक टर्म है और कौन सा अनलाइक। 7x + 12y, तो 7x आ गया और 12y आ गया। तो यहां पर जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो डिफरेंट वेरिएबल्स होने की वजह से, यानी कि डिफरेंट फैक्टर होने की वजह से, ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये अनलाइक टर्म्स हो जा रहे हैं। कैसे टर्म्स हो जा रहे हैं बेटा?
अनलाइक टर्म्स हो जा रहे हैं। सो दैट्स वाई देखिएगा यहाँ पे लिखा है अनलाइक टर्म्स। 15x और -21x दोनों में वेरिएबल जो आ रहा है दैट इज सेम। तो अगर सेम काइंड ऑफ वेरिएबल आता है बेटा तो ये क्या टर्म हो जाते हैं, लाइक टर्म। मैंने आपको बताया था जब सेम काइंड ऑफ वेरिएबल आते हैं तो वो लाइक टर्म्स हो जाते हैं। नेक्स्ट, -4ab 7ab, ठीक है। अब देखिएगा यहां -4ab लिख दिया और यहां ba लिख दिया है, तो ab इंटू बी ए कुछ भी कर लो भाई, a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, आंसर क्या आएगा, सेम आता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है ये आप बताएंगे मुझे, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, कौन सी प्रॉपर्टी है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है। आपने इंटीजर में पढ़ा है, पहला चैप्टर इंटीजर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके इस प्रॉपर्टी का नाम बताएंगे। ठीक है, तो -4ab एंड 7ba, तो इनका जो वेरिएबल टर्म है वो ab ही कहलाएगा, चाहे वो a इंटू बी बोलो चाहे b इंटू ए बोलो, बात खत्म। तो ये कैसे टर्म है, सेम वेरिएबल है, तो ये लाइक टर्म्स हैं, बिकॉज यहां लिख दिया ab इज इक्वल टू बी ए, और बेसिकली a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए कैसे होता है, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है आप मुझे बताएंगे। ठीक है बेटा, आगे 3xy और 3x, 3xy एंड 3x, तो यहां xy और यहां x आ गया, तो ये अनलाइक टर्म हो गए क्योंकि सेम लाइक टर्म्स नहीं आ रहे हैं। एक्स वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई, अब देखो यहां पर x का स्क्वायर है और यहां पर y का स्क्वायर है, इसलिए ये अनलाइक। पी क्यू स्क्वायर एंड पी क्यू स्क्वायर, यहां भी पी क्यू स्क्वायर और ये -4 पी क्यू स्क्वायर है, बस इतना ही, तो वेरिएबल तो पी क्यू स्क्वायर है, तो यहां पर एक फैक्टर एक आएगा, तो यही कैसे टर्म्स हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। ये कैसे टर्म्स हो गए बेटा, लाइक टर्म्स हो गए। तो ये सिंपल होते हैं, टर्म्स को देखना हमें कि टर्म्स कौन से हैं, लाइक हैं कि अनलाइक टर्म्स हैं। इसके बाद बेटा स्टार्ट होती है हमारी एक्सरसाइज। तो बेटा एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले हमको ये सारी चीजें समझनी होंगी कि अभी फिलहाल हम लोगों ने जितनी चीजें देखी हैं, क्या वो चीजें हमें हमारे दिमाग में है या फिर वो चीजें लर्न है। तो जब तक हमें ये चीजों के बारे में मालूम नहीं होगा या फिर चीजें लर्न नहीं होंगी, तब तक हम एक्सरसाइज को शायद प्रॉपर वे में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपको इन सारी चीजों को प्रिपेयर्ड करना है कि टर्म्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट चीजें क्या होती हैं, वेरिएबल क्या होता है, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पहले एक बार खुद से रिवाइज करके इसको प्रिपेयर करिए, आफ्टर देन आप एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये जो एक्सरसाइज है दैट इज 12.1, इस एक्सरसाइज को मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरा सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन आपको उससे पहले इस एक्सरसाइज को पूरा ट्राई करना है, क्योंकि जितना मैक्सिमम बेटा आप ट्राई करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैथ है कि सॉल्व नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होता है बेटा, सबसे सिंपल चीज होती है, आप करने बैठो बस। ठीक है, तो आपको पैनिक नहीं होना है, गलतियां होंगी कोई बात नहीं, गलतियों से हम लोग सीखेंगे। तो इस एक्सरसाइज को बेटा मैं सॉल्व करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आज के लेक्चर में फिलहाल हम लोगों ने जो देखा इसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड उसको एक बार फिर से देखिएगा, आफ्टर देन क्वेश्चन सॉल्व करने बैठिएगा, देखिएगा मैक्सिमम कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर होता है देन इट इज ओके, नहीं होता है तो फिर कल इस एक्सरसाइज का लेक्चर मैं यहाँ अपलोड करूंगा। ओके ओके बेटा, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग ट्राई करिए और पढ़ाई में मन लगाइए। बाय बाय बेटा।